Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the poem The Second Coming written by the William Butler Yeats. First of all, we will discuss about the biography of the poet, and he is a Irish poet, essayist, and he is the last Victorian and first modern poet, and he is the member of the parliament, and also he was the national leader of Ireland, and also he was the member of the school community, Irish school community. And this is a little bit biography of the William Butler Yeats. And today we will discuss about his very famous poem, The Second Coming. If we will discuss about the title, The Second Coming, basically it's a ironic title. Ironic title, Second Coming, which depicts the Second World War. Basically, he wrote that poem in 1919, 1919 में लिखी गई थी. और 1919 में जब ये लिखी गई उस वक्त तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुकी थी, 1914 से 1918. और अब जो द सेकेंड कमिंग इज़ बेसिकली इट डिपिक्ट्स द सेकेंड वर्ल्ड वार. और अगर हम इसके स्टाइल और टोन को डिस्कस करें तो ये 2 स्टेंजास में लिखी गई हैं, लेकिन अनइक्वल लेंथ है. पहला जो स्टेंजा है वो 8 लाइन्स पे, सेकंड जो है 14 लाइन्स पे है. और इट वाज रिटन इन द ब्लैंक वर्ड्स, एम्बिक पेंटामीटर स्टाइल में लिखी गई है. ठीक है. और कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और इसीलिए मीटर इज़ नॉट वेरी कंसिस्टेंट. अब हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करना चाहेंगे. यूज़ ऑफ क्रिश्चियन इमेजरी, बेसिकली इसमें बिब्लिकल रेफरेंसेस यूज़ किए हैं. पेरोजिया, दैट इज़ द सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट ऑन द वर्ल्ड. बेसिकली इट वाज रिटन इन द गॉस्पल इन मैथ्यू, और इसमें जो सेकंड कमिंग है जीसस क्राइस्ट की, वो उनके अराइवल को डिस्कस किया गया है, जिसमें जब व्हेन द जीसस क्राइस्ट विल कम, ही विल make the foundation of his kingdom, and he will reward his faithful people and judges the enemies living and the dead. जितने भी लोग हैं वो अपने किंगडम को अपने डेवलप करके जो बैड और गुड पीपल हैं उनका डिसीजन करेंगे. वो कहता है कि बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इट वॉज द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट ये जीसस क्राइस्ट की कमिंग नहीं थी. जीसस क्राइस्ट, आपको मैं बताना चाहूँगी, इट्स अ टाइम ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी का वो वक्त है जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुकी है. हर तरफ जो है डिस्ट्रक्शन है, कियोस है, और ब्लड शेड है, सिविल वॉर्स हो चुकी हैं. यूरोप की एक बड़ी तादाद यंग जनरेशन की वो अपनी जान गंवा बैठी है. और इसके अलावा जो इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया. जब कंटिन्यूसली ये चीज़ें हो रही होती हैं तो हमेशा ये होता है कि लोगों का जो फेथ होता है रिलीजन पर, गॉड पर, वो वीक होता है. यहाँ पे भी यही डिस्कस किया गया है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो लोगों का जो अपना जो सेंटर था, बिकॉज रिलीजन इज़ ऑलवेज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल. ठीक है, वो होपलेस सिचुएशन में आपको एक होप दे रहा होता है. जो फेथ होता है वो आपको बिल्कुल इसी तरह एक लाइटनेस क्रिएट करता है आपके अंदर. इन केस ऑफ होपलेस सिचुएशन में, ग्लोमी सिचुएशन हो, या फिर आप क्योटिक सिचुएशन, अनार्की की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर, तो यही एक ऐसा सेंटर पॉइंट होता है जो लोगों को जोड़ता है और होप देता है और मोटिवेट कर रहा होता है. तो इस सारी सूरत हाल में वो कहता है कि हम तो एक्सपेक्ट करते थे जीसस क्राइस्ट की कमिंग को, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट की कमिंग नहीं थी. वो बेसिकली जो थी सेकेंड वर्ल्ड वार की कमिंग थी, जो कि अपने साथ मज़ीद डिस्ट्रक्शन लेके आए, क्योस लेके आई. यहाँ पे उसने जो है नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल की है. मैं कुछ लाइंस यहाँ पे कोट करना चाहूँगी इसी पोम के अंदर से. द फल्कन कैन नॉट हेयर द फल्कनर. हेयर, यहाँ पे जो फल्कन है दैट इज़ अ बर्ड, ईगल एक स्पीशी है इसकी, ठीक है. और ऐसा हो रहा है कि जो फल्कन है वो फल्कनर, यहाँ पे गॉड को रिप्रेजेंट किया गया, और कि वो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारा एक कनेक्शन जो है गॉड से जो है वो डिसकनेक्ट हो गया. ठीक है, और हम जो रिलीजन और फेथ जो हमें मोटिवेट कर रहा था, हम उससे दूर चले गए हैं. इट्स अ टाइम ऑफ 20th सेंचुरी.
और जब आप अपने रिलीजन से दूर होते हैं तो आप स्पिरिचुअली आप वीक हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में जो पूरी ह्यूमैनिटी होती है वो होपलेस जो सिचुएशन होती है उसमें क्योस में घिर जाती है। इसी तरीके से वो कहता है कि होना तो ये था जीसस क्राइस्ट का, लेकिन कुछ और ही, मतलब जो अपेयरेंस थी वो डिफरेंट थी। डार्क इमेजरी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसमें आपको डिस्ट्रक्शन, ग्लूम और ग्लोमी सिचुएशन और क्योस की सिचुएशन है वो डिपिक्ट हो रही है। वो कहता है मेयर नार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, हर तरफ डिस्ट्रक्शन, क्योस फैल गया। और जैसे आप इसको आगे फर्दर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बहुत ही फेमस कोड है, देयर इज़ नो गॉड, जो कि एफिलिएटेड है किसके साथ, फ्रेडरिक के साथ, फ्रेडरिक के साथ अटैच है, जो कि उसका फेमस एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है कि देयर इज़ नो गॉड। तो उससे वो नहलिज्म को यहाँ लेके आ रहा है कि नहलिज्म बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड नेडा से निकला है। नेडा एक स्पेनिश वर्ड है, उससे जो नहलिज्म के अगर आप उसको रूट को देखें, उसका मेन जो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वो नेडा है, ठीक है। नहलिज्म, नेडा इज़ द स्पेनिश वर्ड विच हैज़ द मीनिंग ऑफ नहलिज्म या अनार्की, ये क्योस, डिस्ट्रक्शन, नथिंग या डार्कनेस के मीनिंग दे रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये वो सिचुएशन है जो दुनिया जो है उस पॉइंट पर आ गई है कि जिसमें वो अपना जो फेथ है वो लॉस्ट कर चुकी है। उसकी रीज़न क्या है कि द बेस्ट लैक ऑल द कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट। अब वो कहता है कि जो बेस्ट पीपल थे जो दुनिया के अंदर, दे आर द गुड people, they are well mannered, they have the etiquettes, they have the sympathies, they have the emotions and feelings for the other people. These are the such kind of people, they have not the courage now. अब उनकी बजाय जो बैड पीपल हैं या वर्स पीपल हैं, दे आर मोर पैशनेट एंड दे आर मोर इनकरेज्ड, ठीक है। दुनिया का सादा प्रॉब्लम ये सारा हो रहा है, ठीक है। तो दीज पीपल जो कहते हैं ना, वो रेफरेंस दे रहा है कि गुड पीपल बेसिकली दे कुड नॉट डू द गुड फॉर द पीपल प्रैग्मेटिकली, और बेसिकली यहीं पे वो यूज़ ऑफ एरनी क्रिएट कर रहा है, गुड और बैड पीपल दोनों का कंपैरिजन क्रिएट करके। और यही वर्बल जो है एरनी वो यहाँ पे एक तंज, एक सोसाइटी के ऊपर पोज कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट वो कहता है थिंग्स फॉल अपार्ट, नॉवल रेफरेंस यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे मैं लाइन पढ़ूँगी तो तब आपको बेटर तौर पे इसका अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये बेसिकली नाइजीरियन नावलिस्ट है चेनवा एचपी, और ये प्री कॉलोनियल टाइम पीरियड के हवाले से उन्होंने लिखा था। और जब बिफोर द कॉलोनियल टाइम पीरियड इन अफ्रीकन रीजन, उसमें ये हुआ था व्हेन द यूरोपियन सेटलर केम टू नाइजीरिया, तो वहाँ पे जो एक कल्चर का क्लैश क्रिएट हुआ, इंडिजिनस कल्चर और जो फॉरेन कल्चर था दोनों का, जिसकी वजह से जो थे ना उनकी आप कह सकते हैं कि जो दोनों साइडों पे उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को डिपिक्ट किया गया था, और उनके दिखा रहे थे कि जो नाइजीरियन अफ्रीकन कल्चर है उसकी एक अपनी ही रूट्स हैं, उसके अपनी ट्रेडिशंस हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, बिलीव हैं, रिचुअल्स हैं, जो कि उन्होंने इस थिंग फॉल अपार्ट में जो अफ्रीकन लोगों को डिपिक्ट करवाया, उसके हवाले से वो कह रहा है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो वहाँ उस नॉवल के अंदर लोग जब अपने रिचुअल से, अपनी वैल्यूज़ के साथ, नॉर्म्स के साथ उनकी अटैचमेंट, एक जो ब्रेकअप हुआ, क्योंकि मिशनरीज सबसे पहले, ये जो इन्वेडर्स होते थे, सेटलर्स होते थे, मिशनरीज की सूरत में आते थे, वहाँ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते थे, प्रीचिंग स्टार्ट करते थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ जो थे ना अट्रैक्ट करते थे। तो यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से जो नाइजीरिया के जो लोग थे उस तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने अपना जो कल्चर, वैल्यूज़ उसको बाईपास किया। तो बेसिकली वो ये सारे वो उस ट्राइब, कहते हैं मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं जो अफ्रीका में, उसका रेफरेंस दे के चेनवा एचपी का जो नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बड़ा अहम नावल कंसिडर किया जाता है,
उसका भी रेफरेंस दे रहा है, कह रहा है यही सूरत हाल 20th सेंचुरी के लोगों के साथ है। फिर इसी तरीके से वो कहता है यूज़ ऑफ एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। और एक बात याद रखें कि जब भी स्पीकर रेपिटिशन क्रिएट कर रहा होता है तो किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को पर वो एम्फिसाइज करता है। जहाँ वो कहता है श्योरली सेम रेवल्यूशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। अब श्योरली ये एम्फिसाइज कर रहा है। दरअसल जब ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है कि ये कंसिडर पेरूजिया की जो सिचुएशन है, सेकंड कमिंग जो है जीसस क्राइस्ट की कमिंग, वो कहता है हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बाइबल के मुताबिक, हम अपनी किताब के मुताबिक कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, ठीक है, गॉस्पेल के अकॉर्डिंगली हम कह रहे थे, हम कंसिडर कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑपोजिट श्योरली द सेकंड कमिंग इज हैंड कि वो दोबारा आएंगे, हमें यकीन था इस बात पे, लेकिन हुआ क्या, अगेंस्ट ब्लैंक एंड पिटीलेस एज अ सन। और वो कहता है कि एक ऐसी मॉन्स्टर, एक ऐसी क्रिएचर जो है अपीयर हुई जिसकी जो बॉडी थी वो लॉयन की थी और फेस जो था वो ह्यूमन बीइंग था, स्फिनिक्स को आप कहते हैं। तो ये बेसिकली एक मॉन्स्टर और एक डिस्ट्रक्टिव और क्योटिक किस्म के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स मीन के अब जीसस क्राइस्ट ने नहीं आना, बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 का जो टाइम पीरियड है उसको वो दरअसल उसकी पेशन गोई कर रही है। और वो कहता है कि अगेंस्ट ब्लैंक एंड द पिटीलेस एज द सन, और कहता है उसका जो देखने का स्टाइल है वो बिल्कुल इतना ही बेरहम था जैसा कि सूरज। और यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल एज का जहाँ पे इस्तेमाल होगा वहाँ सिमिली इस्तेमाल होगी। फिर वो आगे जो फर्दर है वो सिंबल्स यूज़ कर रहा है, टर्निंग एंड टर्निंग साइक्लोन, जब वर्ल्ड पूल होता है वो घूम रहा होता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिविजिटिंग ऑफ हिस्ट्री, कि जो हिस्ट्री है उसकी रेपिटिशन हो रही है। पहले जो जिस तरह वर्ल्ड वार हुई है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्योटिक सिचुएशन हुई है, अनार्की फैली है, अब दोबारा भी वही सिचुएशन हो रही है, ठीक है। और फल्कनर गॉड को रिप्रेजेंट, बैतल हम जो है वो प्लेस है जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। मदर जो मैरी हैं उन्होंने जब जो थे जब उनके जो थे हज़रत मरियम के जो वालिद थे, उन्होंने उनको एक ख़ास जगह, एक कमरा था जहाँ पे उनको मतलब उनको सेफ़ रखने के लिए उनको स्टे उन्होंने रखा था जब तक कि हज़रत जीसस जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, उस टाइम पे वो उस जगह को बैतुल अहम कहते हैं, फ़लस्तीन में ये जगह है, ठीक है। तो ये वो उसका भी रेफरेंस कह रहा है कि स्लॉचेस टूवर्ड द बैतुल अहम टू बी बॉर्न। और वो कहता है कि ऐसे लग रहा था कि उसके जो पंजे और वो उस तरफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और मतलब कि एक तरह से वो जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छाई और गुडनेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये एंटी क्राइस्ट एलिमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। क्यों? अ शेप विद द लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, जो कि डिपिक्ट कर रहा है कि मॉन्स्टर कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस पोम। और अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद देख लें, इसके थीम्स का नारकी को इसमें डिस्कस किया, डिस्ट्रक्शन को, और अनसर्टेनिटी जब क्रिएट होती है तो हमेशा याद रखें उस सूरत में होती है जब निहिलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ प्रिवेल कर रहा होता है, जब रिलीजन और फेथ पर आपकी ग्रिप वीक हो रही होती है। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन पीरियड जो चेंज हो रहा है उसको डिपिक्ट कर रहा है कि क्या अब जो है वक्त जो है इजम्पशंस जो है वो चेंज हो रही है, वो टाइम पीरियड जो वैल्यूज़, रिचुअल्स और सारी जो क्लैशेस ऑफ कल्चर और ये सब कुछ जो है नमूदार हो रहा है कि दुनिया जो है क्योस की तरफ जा रही है। और जो कहते हैं ना स्पिरिटिस मंडी जो है, बेसिकली एक आप कह सकते हैं एक मंडी वो लेटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा सेंटर पॉइंट जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हेवंस को, अंडरवर्ल्ड्स को। तो फिर वो यही वो सारी सिचुएशन कहता है कि ये जो कंट्रोल और ये सारी चीज़ें हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, क्योंकि अब सेकंड जो है वर्ल्ड वार वो आने वाली है, और एमर्जेंस ऑफ मॉन्स्टर फ्रॉम द स्पिरिट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसे स्पिरिटस मंडी कहा है उसने, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम और आई होप यू अंडरस्टैंड इट।
Thank you very much.